यहाँ पे लोग इतने बेरोजगार हैं, सब खेतड़ी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। 2023 का खेतड़ी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। बिल्कुल मैं आपको बताऊँ किशोर जी, मैं अब भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। 1886 में राजा जी के टाइम में घुटने की सर्जरी हुई थी और आज आप खेतड़ी हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लो। लेकिन मैं आपको किशोर जी यकीन से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की खेतड़ी पे बहुत बड़ी नज़र है, क्योंकि लगातार यहाँ से टिकट चुनाव आ रही है। 100% किशोर जी मैं टिकट लेके आऊँगा और चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव का बहुत ही कम समय बचा है। हम बात करें कि लगभग 1 साल का वक्त है जो चुनाव में अभी बचा है, और जनप्रतिनिधि हैं जो प्रत्येक हम बात करें कि अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं, मतदाताओं की नब्ज़ टटोल रहे हैं। और हम बात करें कि विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है उनको लेकर पूरी तरीके से क्षेत्र में सक्रिय हैं। हमने चुनावी पड़ताल के तहत काफ़ी जो जनप्रतिनिधि हैं उनका इंटरव्यूज़ किया है, आप तक उनकी बात पहुंचाई है। आज हम खेतड़ी में पहुंचे हैं और खेतड़ी में हमारे साथ हरिओम सिंह जी उसरिया हैं। हरिओम सिंह जी उसरिया की हम बात करें तो हरिओम सिंह जी उसरिया जिन्होंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था और 1 वोट से इनको हार का सामना करना पड़ा था। 1 वोट की कीमत कितनी होती है वो तो हरिओम सिंह जी भी जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने भी 1 वोट से एक बार हार का सामना किया था। तो 1 वोट की कीमत बहुत भारी होती है कि विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव को लेकर काफ़ी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में है और इस बार चुनाव लड़ेंगे। हरिओम सिंह जी उसरिया हमारे साथ आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे आपको रूबरू करवाते हैं किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्या इनके मुद्दे रहेंगे, क्यों इनको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। हमारी तमाम बातों का जवाब देने के लिए उसरिया जी हमारे साथ मौजूद है। एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं 2023 का खेतड़ी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और अभी जल्दी उसका आगाज शुरू करेंगे। उसरिया जी, आपके बारे में सुना गया था कि आपने पंचायत समिति का जो चुनाव लड़ा था उसमें आपको 1 वोट से शिकस्त मिली थी, हार का सामना करना पड़ा था। वो पल कैसा था, क्यों आपको विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान करना पड़ा? बिल्कुल मैं आपको बताऊं किशोर जी, मैंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा निर्दलीय के रूप में और मात्र मैं 1 वोट से चुनाव हार गया। फिर जैसे मैं चुनाव हारा तो मुझे कम दुख हुआ जितना मेरे कार्यकर्ताओं को दुख हुआ। तो उन्होंने उसी टाइम कहा कि भाई साहब, आपकी कार्यशैली, आपके चुनाव लड़ने की क्षमता और आपके साथ एक पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में इतने लोगों का आपके साथ जुड़ाव है, तो हम आपको अब की बार विधानसभा चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं और आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो कार्यकर्ताओं की आवाज़ से और मेरे जितने भी युवा कार्यकर्ता टीम है उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भाई साहब आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं अब उसकी तैयारी कर रहा हूँ। जी। उसरिया जी, आपने पंचायत समिति का जो चुनाव लड़ा था, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो हम बात करें कि जो विधानसभा का आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2023 का, क्या वो भी निर्दलीय बैनर तले लड़ा जाएगा या किसी पार्टी के बैनर तले आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल मैं आपको बताऊं किशोर जी, मैं अब भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने जा रहा हूं और जब मैं चुनाव हारा तो 1 वोट से जब चुनाव हारा तो कई बड़े नेताओं की इस खेतड़ी के वार्ड नंबर 14 पे मतलब निगाह थी कि ये जो चुनाव लड़ रहा है निर्दलीय के रूप में। क्योंकि आपने देखा होगा जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था तो दिल्ली के सांसद सुखबीर जोनापुरिया जी भी इस वार्ड में आए थे, तो काफ़ी निगाह थी और बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं यहाँ पे वार्ड में आए थे। तो जब मैं 1 वोट से चुनाव हारा तो मैसेज बड़े नेताओं के पास गया और फिर मैं चुनाव हारने के बाद जयपुर में बीजेपी के कई नेताओं से मिला, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और धन्यवाद दिया कि मात्र आप 1 वोट से चुनाव हारे हो निर्दलीय होके, क्योंकि ये बहुत बड़ा बेल्ट था सर। आपको बताऊं, डिफिकल्ट ग्रामीण एरिया होने के बावजूद छोटी छोटी ढाणियों में घर बसे हुए थे, तो बड़ा मुश्किल चुनाव था ये। फिर भी मैं मेरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इतना मजबूत किया कि मात्र मैं 1 वोट से हार गया और फिर लगातार मैं बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में रहा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आपको भारतीय जनता पार्टी के टिकट से खेतड़ी से चुनाव लड़ना है। और मैं मानता हूं अपने आप को कि 100% किशोर जी मैं टिकट लेके आऊँगा और चुनाव लड़ूंगा खेतड़ी। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन इससे हटकर रहेगा कि पंचायत समिति के जब चुनाव हुए थे उस टाइम आपकी टिकट क्यों कटी? आपको निर्दलीय मैदान में आना पड़ा, क्या रहा था? बिल्कुल मैंने टिकट मांगी थी, उस टाइम मुझे टिकट नहीं दी गई और फिर मैंने निर्दलीय का फॉर्म भरा
जब मैंने फॉर्म भरा फिर कई नेताओं को मेरे पास फ़ोन भी आया कि आप निर्दलीय के रूप में मत लड़ो, आप टिकट से लड़ो। लेकिन वो बात आगे तक जा चुकी थी। और टिकट कटने की बात तो आपको मैं बताऊं, यहाँ लोकली कुछ ऐसे नेता थे जो वो नहीं चाहते थे कि भाई ये टिकट से चुनाव लड़े। उनको लगता था कि अगर ये टिकट से चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा तो मैं मानता हूँ कि वो अपना भविष्य मतलब ऐसे सोच रहे थे कि ये आगे आएगा तो हमें नुकसान होगा। इस वजह से मतलब लोकल नेताओं ने मेरी वो टिकट काटी थी। बाकी मैं शुरू से, मेरा परिवार, मैं हमेशा बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और खेतड़ी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मैं तहसील उपाध्यक्ष भी रह चुका हूं। तो बस बाकी कार्यकर्ता हूं बीजेपी का। देखिए, परिस्थितियां तय करेंगी आगे फ्यूचर में क्या होता है। अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बचा हुआ है। अगर पार्टी आपको टिकट देती है, नहीं देती है, तो आपका जो जिनको पार्टी टिकट देगी, क्या उनके साथ आपका सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल, वो जो मेरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं लगातार 2-3 साल से, वो उनसे हम राय मशवरा करेंगे कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या करना है। उनकी राय लेंगे, फिर आपको दोबारा हम बुलाएंगे और दोबारा आपके मीडिया के माध्यम से हम घोषणा करेंगे भाई चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको किशोर जी यकीन से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की खेतड़ी पे बहुत बड़ी नज़र है, क्योंकि लगातार यहाँ से टिकट चुनाव आ रही है जी। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ दाताराम जी ने 2003 में भाजपा को जीत दिलाई थी, उसके बावजूद लगातार टिकट पीछे जा रही है। तो बड़े नेताओं ने भी इस खेतड़ी के लिए देखा है कि कोई नया चेहरा में मिले ताकि उसको टिकट दे और ये टिकट जीतकर विधानसभा पहुंचे। तो पार्टी ने पूरा मूड बना रखा है। और पार्टी के मैं अभी आपको मैं नाम नहीं बताऊंगा किशोर जी, पार्टी के बड़े नेताओं का फुल आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे कह रखा है कि आप तो विधानसभा में लगे रहो, 100% टिकट आपको दी जाएगी। और उसके आधार पे मैं लग रहा हूँ, कार्यकर्ता चारों तरफ लगे हुए हैं। हाँ। उसी जी, एक सवाल ये भी रहेगा कि पार्टियां जब टिकट देती हैं तो एक बेसिस देखती हैं। इसके अलावा हम बात करें कि पार्टी संगठन में भी कार्य कुशलता को देखती हैं। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खेतड़ी में अभी जब ये जन आक्रोश यात्रा निकली तो मैं, आपने भी शायद वो कवरेज की होगी, लेकिन किशोर जी उसमें भाजपा के बड़े बड़े लीडर खेतड़ी में, और जिन्होंने खेतड़ी में भाजपा को मजबूत बनाया था, वो ही नजर नहीं आया। आपस में इस फूट की वजह से ही तो ये मामला सारा बिगड़ा हुआ है। और इस फूट की वजह से ये टिकट किसी दूसरे को केंद्र के नेताओं ने और राजस्थान के नेताओं ने मन बना लिया कि किसी दूसरे के हाथ में टिकट जाएगी। क्योंकि आपने ये जन आक्रोश यात्रा देखी, आपको उसमें, मैं जब से यहाँ खेतड़ी मैंने आना शुरू किया है, भाजपा के बड़े नेताओं के रूप में मैंने राजेंद्र सिंह हार्डिया को देखा है, मैंने सीताराम जी चेयरमैन जी को देखा है, मैंने ओमराव जी चेयरमैन साहब को देखा है, यहाँ राम सिंह जी प्रधान साहब जो मात्र 2-3 वोटों से प्रधान का चुनाव हार गए थे, उनको सबको पीछे करके अगर कोई अपने आप को बड़ा नेता समझता है तो मेरा मानना है कि जब इनको दरकिनार करके लोग चल रहे हैं तो ये फूट बड़ी भारी मतलब पड़ेगी इनको देखने के लिए। तो मेरे हिसाब से जब ये नेता शामिल नहीं थे तो आप अंदाजा लगा सकते हो हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को तो कौन मैसेज देगा और कौन हमें वहाँ बुलाएगा। तो इस वजह से हम वहाँ आपको नजर नहीं आए। और बाकी देखेंगे, लगातार संपर्क में है कि कांग्रेस के राज में सिर्फ थोती घोषणाएं हुई हैं, खेतड़ी में विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है। चाहे आप शिक्षा देख लो, आप चिकित्सा देख लो, आप पानी देख लो, आप सड़क देख लो, सारी व्यवस्थाएं लाचार है। कोई किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्थाओं में सुधार नहीं है यहाँ पर। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठिकाने के टाइम में ऐसे ऐसे काम हुए थे जो आज ये लोग कल्पना नहीं कर सकते। ये आज आधुनिक जमाना है। अस्पताल की मैं आपको बताऊं किशोर जी, 1886 में राजा जी के टाइम में घुटने की सर्जरी हुई थी, और आज आप खेतड़ी हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लो। ऐसी व्यवस्था है, छोटी फोड़ा फुंची हो जाओ, नीम का तना या झुंझुनू रेफर करते हैं। वो हमारे लोगों की कमी है, हम जो मतदाता हैं उनकी कमी है। हमें ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो इनकी आवाज़ उठा सके, और खेतड़ी की लगातार आवाज़ उठाए। आप विधानसभा में देख तो कोई मुद्दे नहीं है, कोई उठाता ही नहीं है मुद्दे। और रही बात बीजेपी के नेताओं की जो यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी किशोर जी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ आपको, 4 साल तक ये कुछ नहीं करेंगे जो नेता टिकट मांग रहे हैं।
और जिन्होंने चुनाव जीत के यहाँ से चले गए, वो 3-4 साल कुछ ही नहीं करेंगे। जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो ये मतलब कांग्रेस तो कहे कि मैंने ये करवा दिया, वो करवा दिया, और विपक्ष में बैठे हुए ये कहेंगे कि हमने लगातार इनके साथ ये किया, वो किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खेतड़ी में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। आज खेतड़ी बारूद के ढेर पे है, ये जो आर्मी का डिपो बना हुआ है, ये बारूद के ढेर पे पूरी खेतड़ी बसी यहाँ रुकी हुई है, और उधर कोपर जो पूरा नीचे से खाली हो गया, लेकिन लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, बारूद के ढेर पे यहाँ खेतड़ी बसी हुई है, आर्मी के बड़े ऑफिसर्स के क्वार्टर, इनमें इतनी क्वालिटी नहीं नेताओं में। इन बड़े ऑफिसर जो आर्मी के बड़े ऑफिसर हैं, उनके क्वार्टर चिड़ाव ले गए वो नेता लोग। और हमारे यहाँ नेता है ना, वो चुपचाप बैठे हैं साहब, उन्हें कोई लेनो देनो को नहीं। जय चुनाव आओ जना डोरी थाम लेंगे, और भी 10-20 नेता आपको दिखाऊंगा। जबकि इनको ऐसा बड़ा मुद्दा ये उठाना चाहिए था साहब। चलो यहाँ तो कांग्रेस तो बिल्कुल जीरो हो रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे जो तैयारी करते, उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए था कि भाई मरने के लिए तो हम तैयार है और रोजगार के लिए चिड़ाव और झुंझुनू। तो मैं मानता हूं कि सबसे बड़े बेरोजगारी का मुद्दा है। यहाँ पे लोग इतने बेरोजगार हैं साहब, खेतड़ी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और नेताओं का ऐसा ही हाल रहा। ये सिर्फ बस अपने मतलब से चुनाव लड़ लिया, जयराम जी की कोई कट्ठे चले गए, कोई कट्ठे चले गए। तो आने वाले टाइम में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किशोर जी, ये पंचायत का दर्जा इस खेतड़ी को मिलेगा, मेरा मानना है। ये खेतड़ी को पंचायत का दर्जा मिल जाएगा। उसरिया जी, हम बात करें कि अगर जनता आपको चुनती है, 2023 में आप विधानसभा में जाते हैं, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे खेतड़ी को विकास की राह पर लेकर जाने के? सबसे बड़ा मुद्दा है साहब शिक्षा का और चिकित्सा का। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई छोटा मोटा कोई छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाती है सर, जयपुर झुंझुनू नीम का थाना, जबकि ठिकाने के टाइम में सबसे बड़ा ठिकाना खेतड़ी था। लेकिन हमारे नेताओं की कमी की वजह से आज हमें दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। जयपुर जाओ, झुंझुनू जाओ, नीम का थाना जाओ। तो सबसे बड़ी चिकित्सा और शिक्षा पे जोर दिया जाएगा, और बिजली और सड़क। मतलब आज आपको मैं बताऊं, खेतड़ी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सड़क से वंचित हैं, और खुद मेरा गांव अभी सड़क आई है 2-3 साल पहले, 1-2 साल पहले, और आज भी हम टावर, हमारे गांव में टावर नहीं आता साहब। ये जो मोबाइल है ना, आप खेतड़ी में हम यूज कर सकते हैं, मेरे गांव में मैं यूज नहीं कर पाता हूँ। ये स्थिति बनी हुई है बोलो। तो मेरा तो अगर खेतड़ी की जनता से निवेदन है कि मैं 2023 विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर खेतड़ी की जनता मुझे चुनती है तो मैं यहाँ विकास के नाम पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि चिकित्सा और शिक्षा और पानी और सड़क पे इतना ध्यान देंगे ताकि हमारा खेतड़ी क्षेत्र भी झुंझुनू और नीम का थाना की श्रेणी में आए। हमारा ये है। तो देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और चिकित्सा, यही इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं में होती है। और उनके लिए उसरिया जी ने कहा कि अगर जनता हमें मौका देती है तो उन तमाम चीज़ों पर हम काम करेंगे जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है। इन्होंने कहा कि खेतड़ी में 1886 की हम बात करें तो उस टाइम पैरों की सर्जरी हो जाया करती थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में हम देखें तो यहाँ पे एक छोटे सी बीमारी के लिए जयपुर, झुंझुनू, सीकर रेफर किया जाता है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम हर एक जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी चुनावी पड़ताल यात्रा के तहत उनकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खेतड़ी से हरिओम जी उसरिया आज की हमारी खास मुलाकात में हमारे साथ हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।